वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 201 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं फाइनेंस के अंदर, जो कि डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप जो है अनसर्टेनिटी के दरमियान एक इन्वेस्टमेंट की और जो उसका पोटेंशियल रिटर्न होता है उसके दरमियान, पोटेंशियल रिवार्ड जो होता है उसके दरमियान। रिस्क से मुराद जो है वो पॉसिबिलिटी होती है कि एक्चुअल रिटर्न जो है वो मुख्तलिफ होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न से, और अक्सर इसको मेजर किया जाता है वेरिएंस के ज़रिए या फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंट करता है गेन या लॉस जो आता है इन्वेस्टमेंट से एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर, और अक्सर इसको दिखाया जाता है परसेंटेज ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पर। इन्वेस्टर अक्सर जो है वो क्या करते हैं, चाहते हैं कि बैलेंस किया जाए रिस्क और रिटर्न, और उनका एम ये होता है कि हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न हो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क के लिए। और जो की फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं रिस्क, उसमें आ जाता है मार्केट वॉलेटिलिटी, इकोनॉमिक कंडीशन और कंपनी के जो अपने ख़ास इश्यूज़ होते हैं वो भी। सो अंडरस्टैंड करना ये जो ट्रेड ऑफ है ये ज़रूरी होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिटर्न होता है उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होता है। और टूल्स जैसे कि CAPM यानी कि जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, ये हेल्प करता है क्वांटिफाई करने में इस रिलेशनशिप को लिंक करते हुए एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है सिस्टमेटिक रिस्क के साथ, जिसको मेजर किया जाता है बीटा से। और डाइवर्सिफिकेशन भी जो है वो एक दूसरी स्ट्रेटजी है मैनेज करने के लिए रिस्क को, जिसमें स्प्रेड किया जाता है इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट एसेट्स के ऊपर, यानी एक जगह नहीं किया जाता, ताकि कम किया जाए रिस्क एक्सपोजर। नाउ द टाइप्स ऑफ रिस्क एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। रिस्क को जो है वो कैटेगराइज किया जा सकता है सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक में। सिस्टमेटिक रिस्क जाना जाता है मार्केट रिस्क के तौर पर, अफेक्ट करता है तमाम इन्वेस्टमेंट और इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए। एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे कि इंटरेस्ट रेट का चेंज होना, महंगाई होना या फिर जियो पॉलिटिकल इवेंट्स का होना। और अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वो एक ख़ास जो है वो होता है कंपनी के लिए या इंडस्ट्री के लिए, और इसको मिटिगेट कर सकते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन के ज़रिए। और मेजरिंग जो रिस्क होता है उसमें अगर हम देखें तो उसमें शामिल है स्टैटिस्टिकल टूल आ जाते हैं, जैसे कि वेरिएंस का होना, स्टैंडर्ड डेविएशन का और बीटा कोएफिशिएंट का होना। सो बीटा जो है वो मेजर करता है कि एसेट की जो सेंसिटिविटी होती है मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से, और जितना ज़्यादा बीटा होता है 1 के मुकाबले में इंडिकेट करता है वो हायर वॉलेटिलिटी मार्केट से। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेशन में अक्सर जो वो यूज़ किया जाता है हिस्टोरिकल डेटा का और प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ताकि एस्टिमेट किया जाए पोटेंशियल आउटकम। और इन्वेस्टर कंसिडर भी करते हैं रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मैट्रिक, जैसे कि शार्प रेशियो हो गया, और जो कि इवेलुएट करता है रिटर्न जो कि रिलेटिव होता है रिस्क के मुकाबले में, यानी कि। सो नाउ द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को समझते हैं। वर्किंग कैपिटल से मुराद डिफरेंस होता है फर्म की करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट में से जब हम करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं वर्किंग कैपिटल आ जाता है, और इससे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी का भी पता चलता है। इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में इंश्योर किया जाता है कंपनी पूरे करे उसकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, जबकि मेंटेन करे वो स्मूथ ऑपरेशन। करंट एसेट्स की हम बात करें तो इसमें शामिल होता है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री। करंट लाइबिलिटी की हम देखें तो उसके अंदर अकाउंट्स पेबल और शॉर्ट टर्म डेट आए थे, और इसकी डिटेल ऑब्वियसली बातें आप अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल जो है उसके अंदर इंडिकेट करता है वो कि फर्म जो है वो कवर कर सकती है लाइबिलिटीज़ उसके एसेट्स के साथ, जबकि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल ये सिग्नल देता है लिक्विडिटी के इशू के, कि लिक्विडिटी का इशू आने वाला है, कैश की शॉर्टेज हो सकती है। प्रॉपर मैनेजमेंट के अंदर ऑप्टिमाइज़ किया जाता है कैश फ्लो, और होता क्या है कि रिड्यूस कर दिया जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल को, बैलेंस किया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी को लिक्विडिटी के साथ। अब ये भी एक चीज़ है कि एक फर्म जो है वो प्रॉफिटेबल तो बहुत है लेकिन लिक्विडिटी नहीं है, कैश उसका फंसा हुआ है, पेमेंट्स फंसी हुई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो दोनों को मैनेज बैलेंस करना होता है कि प्रॉफिट तो अर्न करें लेकिन साथ में लिक्विडिटी भी हो, इतना कैश मौजूद हो कि जो भी पेमेंट्स है या फिर जो भी एक्सपेंस है उनके लिए पेमेंट की जा सके।
सो टेक्निक्स अगर हम देखें तो उसमें इन्वेंट्री कंट्रोल है, क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट है, और एफिशिएंट रिसीवेबल कलेक्शंस, जल्दी मतलब सही वक्त पे कलेक्ट किया जाए जिनको माल जो दिया गया है क्रेडिट के ऊपर। सो स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ का फोकस होता है कंट्रोल करने के ऊपर कंपोनेंट जैसे कि इन्वेंट्री, रिसीवेबल और पेएबल, ताकि ऑप्टिमाइज़ किया जाए लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। और जो एग्रेसिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो मिनिमाइज़ करती है करंट एसेट टू में मैक्सिमाइज रिटर्न, मैक्सिमाइज़ करने के लिए रिटर्न्स, लेकिन इंक्रीज़ होना लाइबिलिटी लिक्विडिटी रिस्क। जबकि कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज़ में मेंटेन किया जाता है हायर करंट एसेट सेफ्टी के लिए और रिड्यूस करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी। टेक्निक्स जो है उसमें शामिल हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, ताकि रिड्यूस किया जाए होल्डिंग कॉस्ट, और स्ट्रिक्ट किया जाए क्रेडिट पॉलिसीज़ ताकि मैनेज किया जाए रिसीवेबल, और नेगोशिएटिंग फेवरेबल पेमेंट टर्म्स, नेगोशिएट करना है इनकी फेवरेबल जो पेमेंट टर्म्स है सप्लाई के साथ। कैश मैनेजमेंट टूल्स जो हैं उनको अगर हम देखें तो उसके अंदर आ जाता है बजटिंग और फोरकास्टिंग। ये हेल्प करता है एंटिसिपेट करने में नीड और अवॉइड करने में शॉर्टेज। और गोल ये होता है कि स्ट्राइक रखा जाए एक बैलेंस जो रिस्क और एफिशिएंसी के दरमियान, और इस बात को इंश्योर करना, यकीनी बनाना कि फर्म पूरी कर सके उसकी ऑब्लिगेशन। नाउ द ओवरव्यू ऑफ कैपिटल बजटिंग, अब कैपिटल बजटिंग का ओवरव्यू देखते हैं। सो जो कैपिटल बजटिंग है उसमें क्या होता है कि एवेल्यूएट किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होते हैं जो कि और फर्म की स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक होते हैं, और ये क्रिटिकल होता है रिसोर्स एलोकेशन के लिए और फ्यूचर ग्रोथ के लिए। और जो टेक्निक होती है उसमें शामिल नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि जो एनपीवी है, और इसके अलावा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, पेबैक पीरियड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी कैलकुलेट करता है जो प्रेजेंट वैल्यू होती है कैश इनफ्लो की, और उसमें से माइनस किया जाता है आउटफ्लो। और ऐसे प्रोजेक्ट्स को फेवर किया जाता है जहाँ पर पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है। और आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है आइडेंटिफाई करता है डिस्काउंट रेट जो कि बनाता है एनपीवी को ज़ीरो और इंडिकेट करता है प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड रिटर्न। और पेबैक पीरियड जो है वो मेजर करता है, उसके ज़रिए मेजर किया जाता है कि कितना क्विकली एक इन्वेस्टमेंट रिकवर करती है उसकी इनिशियल कॉस्ट को। ये यूज़फुल होता है लिक्विडिटी असेसमेंट के लिए, लेकिन इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कंपेयर करता है प्रेजेंट वैल्यू जो है इनफ्लो की आउटफ्लो से, और मदद करता है रैंक देने में प्रोजेक्ट्स को। नाउ द एप्लीकेशन एंड डिसीजन क्राइटेरिया, अप्लाई करना कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो है वो रिक्वायर करता है एक्यूरेट कैश फ्लो एस्टिमेशन, और जो कंसिडरेशन होती है रिस्क की, और डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन। प्रोजेक्ट्स जो है इनको एवेल्यूएट किया जाता है, उनको एग्जामिन किया जाता है इस बेस के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी की है बेस, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक फिट और जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है। एनपीवी और जो आईआरआर है इनसे इनको प्रेफर किया जाता है इन कॉरपोरेशन जो होता है इनका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जबकि पे बैक पीरियड यूज़ किया जाता है क्विक असेसमेंट्स के लिए। सेंसिटिविटी एनालिसिस और सिनेरियो प्लानिंग हेल्प करता है हल करने में जो अनसर्टेनिटी है, टेस्ट करते हुए आउटकम्स डिफरेंट एजम्पशंस के अंडर। डिसीजन मेकिंग में कंसिडर किया जाता है क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि रेगुलेटरी कंप्लाइंस हो गया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया, और टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी हो गया। सो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो होती है कैपिटल बजटिंग के लिए सपोर्ट करती है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नाउ द डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हम बात करते हैं, इससे मुराद मिनिमम रिटर्न होता है कंपनी का जो कि उसको लाजमी तौर पर अर्न करना चाहिए उसकी इन्वेस्टमेंट में, ताकि सेटिस्फाई करे इन्वेस्टर्स को और मेंटेन करे मार्केट वैल्यू। और ये एक बेंचमार्क के तौर पे सर्व करता है इवेल्युएट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए प्रोजेक्ट्स और फाइनेंस करने के लिए डिसीजंस। कंपोनेंट्स जो इनमें शामिल है कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। और जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है इसको कैलकुलेट किया जाता है टैक्स एडजस्टमेंट के बाद। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है उसको एस्टिमेट किया जा सकता है यूज़ करते हुए कुछ मॉडल्स जैसे कि CAPM हो गया, और जो कि कंसिडर करता है रिस्क फ्री रेट, बीटा, और जो मार्केट रिस्क प्रीमियम है। और जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये कंबाइन करता है कंपोनेंट जो कि बेस करता है उनके प्रोपोर्शन के ऊपर कैपिटल स्ट्रक्चर में, और प्रोवाइड करता है एक ओवरऑल मेजर जो है डिसीजन मेकिंग के लिए। नाउ द सिग्निफिकेंस इन फाइनेंशियल डिसीजंस।
सो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इन्फ्लुएंस करती है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन और जो वैल्यूएशन होती है। प्रोजेक्ट जो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ होते हैं, जो कि अबव होता है WACC से, वो ऐड करता है वैल्यू, जबकि जो नीचे होते हैं वो रिड्यूस करते हैं शेयर होल्डर की जो वेल्थ होती है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो जिनको ऑनर्स भी कहा जाता है कंपनी के। और ये गाइड भी करता है फाइनेंसिंग चॉइसेस जो है, क्योंकि फर्म जो है वो कंपेयर करती है कॉस्ट जो है डिफरेंट सोर्सेज की, ताकि मिनिमाइज़ करे ओवरऑल जो कैपिटल कॉस्ट है। सो अंडरस्टैंड करना कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करता है मेंटेन करने में फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्टिमाइज़ करने में लेवरेज और अचीव करने में स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव। रेगुलर असेसमेंट जो है वो ज़रूरी होता है चेंज आने की ऐसे मार्केट कंडीशंस में, इंटरेस्ट रेट और रिस्क प्रोफाइल में। द कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। सो कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करें, समराज जो वो मिक्स होता है डेट और इक्विटी, जिसको यूज़ किया जाता है फाइनेंस करने के लिए एक फर्म के जो ऑपरेशंस होते हैं और ग्रोथ होते हैं। और थ्योरीज जैसे कि मोडिग्लियानी एंड मिलर प्रोपोजिशन, ट्रेड ऑफ थ्योरी और इसके अलावा पैकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे फर्म ऑप्टिमल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है। और मोडिग्लियानी मिलर जो है ये बताती है कि परफेक्ट मार्केट्स के अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट नहीं करता फर्म वैल्यू, जबकि ट्रेड ऑफ थ्योरी बैलेंस करती है टैक्स बेनिफिट जो है डेट के बैंकरप्टेसी कॉस्ट के अगेंस्ट। और जो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है बताती है कि फर्म जो प्रेफर करती है इंटरनल फाइनेंसिंग डेट के मुकाबले में, और इश्यू करती है इक्विटी को एज अ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर। सो फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसे फैक्टर जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहे हैं। सो जो डिटर्मिनेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर की, हम उनकी बात करें, उसमें शामिल है बिजनेस रिस्क, टैक्स कंसिडरेशन, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और मार्केट कंडीशन। फर्म्स जो कि स्टेबल कैश फ्लो के साथ होती हैं वो अफोर्ड कर सकती है हायर डेट, ज़्यादा डेट को उधार लेने को, जबकि जहाँ पर वॉलेटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो जाती है इक्विटी की तरफ ताकि रिस्क को कम किया जाए। और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो है, इन्वेस्टर प्रेफरेंस और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ये भी इन्फ्लुएंस करता है डिसीजंस को। और एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर मिनिमाइज़ करता है WACC और मैक्सिमाइज़ करता है फर्म वैल्यू, और रिक्वायर कर रहा होता है कंटिन्यूस एवेल्यूशन जैसे ही कंडीशंस चेंज होती हैं। नाउ द अंडरस्टैंडिंग लेवरेज। लेवरेज से मुराद होता है यूज़ करना फिक्स कॉस्ट ताकि मैग्नीफाई किया जाए रिटर्न्स। और ऑपरेटिंग लेवरेज में ये जो आता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट से, जबकि फाइनेंशियल जो लेवरेज होता है ये नतीजा आता है फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से, जैसे कि इंटरेस्ट। और हाई प्रॉफिट ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है प्रॉफिट्स जो कि सेंसिटिव होते हैं सेल्स चेंज के लिए, इंक्रीज़ होना रिस्क का डाउन टर्म्स के दरमियान। और जो फाइनेंशियल लेवरेज है ये एम्पलीफाई करता है अर्निंग्स पर शेयर, लेकिन ये बढ़ाता है बैंकरप्टेसी के चांसेस को भी, उसके रिस्क को भी। और कंबाइंड लेवरेज जो होता है ये मेजर करता है टोटल रिस्क एक्सपोजर जो होता है। अंडरस्टैंड करना लेवरेज को हेल्प करता है फर्म को कि मैनेज करें रिस्क और ऑप्टिमाइज़ करें प्रॉफिटेबिलिटी। सो लेवरेज जो डिसीजंस होते हैं ये अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, रिस्क प्रोफाइल और जो शेयर होल्डर रिटर्न होते हैं। फर्म को लाजमी तौर पे बैलेंस करना चाहिए बेनिफिट्स जो होते हैं लेवरेज के, जैसे कि टैक्स शील्ड्स और हायर रिटर्न फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के रिस्क के अगेंस्ट। और एनालिसिस टूल्स हैं जैसे कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ये क्वांटिफाई करते हैं सेंसिटिविटी को ताकि चेंज किया जाए से सेल्स के अंदर और जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है। स्ट्रेटेजिक यूज़ जो है लेवरेज का सपोर्ट करता है ग्रोथ, लेकिन जो ये रिक्वायर करता है केयरफुल मॉनिटरिंग ताकि अवॉइड किया जाए एक्सेसिव रिस्क। द कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज़। डिविडेंड पॉलिसीज़ के ज़रिए देखा जाता है कि कैसे एक फर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रॉफिट शेयर होल्डर को, और साथ में इसके मुकाबले में कि रिटेन अर्निंग ताकि री इन्वेस्ट किया जाए। डिविडेंड करना है डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन दूसरी तरफ रिटेन अर्निंग भी करनी है ताकि दोबारा इन्वेस्ट किया जा सके। सो टाइप्स में शामिल है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी,
कांस्टेंट पे आउट पॉलिसी और रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। सो जो स्टेबल पॉलिसी होती है ये प्रोवाइड करती है प्रिडिक्टेबल डिविडेंड्स, बढ़ाती है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जबकि जो कांस्टेंट पे आउट होता है रेशियो ये लिंक करता है डिविडेंड को अर्निंग्स के साथ, जबकि रेजिडुअल जो होता है रेजिडुअल पॉलिसी जिसमें प्रायोरिटाइज किया जाता है फंडिंग इन्वेस्टमेंट को डिविडेंड्स पे करने से पहले। चॉइस डिपेंड करती है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट और जो शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशंस होती है। नाउ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, टैक्सेशन, लीगल कंस्ट्रेंट और मार्केट ट्रेंड से। अब फर्म जिसका कैश फ्लो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबल अर्निंग जो है वो अफोर्ड कर सकती है हायर डिविडेंड, तो ऐसी फर्म जहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है और स्टेबल अर्निंग है वहाँ पर हायर डिविडेंड्स हो सकते हैं, और जहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर रिटेन किया जाता है अर्निंग्स को। और इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंसेस जो है वो सिग्नल देती है फैक्ट्स को, और एक्सेस जो होता है कैपिटल मार्केट के साथ वो भी प्ले करता है रोल। और एक ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी बैलेंस करती है शेयर होल्डर के रिटर्न को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।